नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुंज क्लासेस में। शोध अभिवृत्ति के इस सीरीज़ में अभी तक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी तक हमने कवर कर लिया है शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषता, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियाँ जो हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे, प्रयोगात्मक शोध पद्धतियाँ, विवरणात्मक शोध पद्धतियाँ, ऐतिहासिक शोध पद्धतियाँ, गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध पद्धतियाँ, ये सब हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शोध के चरण, स्टेप्स। ठीक है, रिसर्च के कितने स्टेप्स हैं, कैसे स्टेप्स हैं, आज हम इन सबको देखेंगे बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। तो ये क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो आप सभी लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना कंपलसरी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी डाउट्स होंगे उनको कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। चलिए आइए, तो अभी अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, शोध के चरण, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इसको समझना बहुत टफ नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि इस स्टेप्स को आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि हम सब ने बचपन में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन सभी स्टेप्स का यूज़ किया हुआ है। तो जब हम बचपन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिस स्टेप्स की यूज़ करते थे, उन्हीं का मॉडिफिकेशन वर्जन हमको यहाँ पर मिलेगा, मतलब बृहद रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे हम समस्या को पहचानेंगे, फिर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सी विधि अप्लाई करेंगे उस समस्या पर, और उस समस्या से हमें क्या फीडबैक मिलेगा, कैसे उसका परिणाम निकल के आएगा, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बढ़िया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होगी और ये समयबद्ध प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम भूमिका बना लेते हैं। तो लिखा हुआ है, शोध एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे तार्किक क्रमबद्ध चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण समस्या को समझने, हल करने और नए ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल शब्द में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो स्टेप्स हैं ना, वो और कुछ नहीं है। जैसे सफलता की जो सीढ़ियाँ होती हैं, जस्ट लाइक ऐसे ही किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसकी कौन कौन सी सीढ़ियाँ हो सकती हैं। ठीक है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक एक स्टेप्स को फॉलो करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इससे और क्या क्या प्राप्त होता है हमें, तो नए ज्ञान की समझ भी होती है और समस्या को हल करने के नए तरीके भी खोज रहे हैं इससे, और साथ ही साथ कुछ न कुछ नया ज्ञान हमको मिल ही रहा है। कभी न कभी किसी न किसी भी समय हम कुछ भी कर रहे होंगे तो हमें नया ज्ञान मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स है इसका समय की पहचान करना, समस्या की पहचान। ठीक है, जैसे मैंने बताया ही था अभी कि सबसे पहला क्या है, समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इतना टफ तो है नहीं, चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। क्या है, सिंपल ही है। क्या लिखा हुआ है, शोध प्रक्रिया की शुरुआत एक समस्या को पहचानने और उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, उदाहरण के जैसे नीचे दिया हुआ है ना कि छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, मतलब कि जो छात्र हैं वो ऑनलाइन शिक्षा के प्रति कैसा रुझान रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो हमको ये देखना है कि वो पढ़ना चाहते हैं या फिर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनकी समस्या को पहचानेंगे। ठीक है, कि वो ऑनलाइन में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं और आखिर ऑफलाइन में ऐसी कौन सी कमी है कि बच्चे ऑनलाइन में जा रहे हैं। पहले इस समस्या को हमको पकड़ना होगा, पहचानना होगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात भी बोल सकते हैं हम कि समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका एक और पहलू भी हमारे सामने आता है कि लोग आखिर परंपरागत शिक्षा को क्यों भूलते जा रहे हैं, क्यों छोड़ते जा रहे हैं, क्यों ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी को समस्या को पहचानना है हमें सबसे पहले। ठीक है, ये एक्चुअल में एक समस्या है, ऑनलाइन शिक्षा की ओर लोग जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समस्या दूसरा है, समस्या का चयन इस आधार पर किया जाता है कि वह महत्वपूर्ण और अनुसंधान योग्य हो। ठीक है, मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि पहली बात वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, कोई भी फालतू की चिंता या समस्या लेकर के नहीं बैठ जाना, उसका कुछ ना कुछ तर्क निकलना चाहिए। तर्क के बेस पर हम उसको ये चयन करेंगे, उसका चयन करेंगे कि वो समस्या एक्चुअल में गंभीरता के लायक है भी कि नहीं है। ठीक है, और फिर अनुसंधान उस पर करना सही होगा कि नहीं होगा, कि ये केवल देखने से ही सॉल्व हो सकती है। तो जैसे एग्जाम्पल से दिया हुआ है ना, छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है।
तो ये अनुसंधान के योग्य 100% है, एकदम से खरे उतर रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा समस्या का स्वरूप निर्धारण, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, उसका स्वरूप देखना है, पहचानना है कि आखिर ये समस्या है किस चीज़ के बारे में। ये देखना है कि ये समस्या जो सामने आई हुई है इसके कौन कौन से पहलू हैं, ये एक समस्या कैसी है, गणितीय समस्या है, सामाजिक समस्या है, सांस्कृतिक समस्या है, धार्मिक समस्या है, कैसी समस्या है, उसके स्वरूप का निर्धारण करना है, उसकी संरचना को पहचानना है। ठीक है ना, चलिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। समस्या का विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण करें तो ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, कर उसके विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करना है। फिर नीचे लिखा हुआ है, यह निर्धारित किया जाता है कि समस्या के कौन कौन से तत्व अध्ययन का हिस्सा होंगे। समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना। मान लीजिए एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, जैसे क्या ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता कक्षा शिक्षा के बराबर है या नहीं है। अब देखिए इसके हम पहलू को देख रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा एक क्या हो गया, हमारी समस्या। अब हम उस समस्या के अंदर गए हैं तो हमें उसकी तुलना करनी है कि जो ऑनलाइन क्लास है वो ऑफलाइन क्लास से, मतलब कि कक्षा में बैठ कर के पढ़ने से क्या बराबर है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, उसके सभी पहलुओं को टच करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो उदाहरण से क्या लिखा गया है, तो क्या ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता कक्षा शिक्षा के बराबर है या नहीं है। मतलब जो बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं क्या वो इस वजह से तो नहीं हो रहे हैं कि उनको ऑनलाइन में ज़्यादा इजी हो रहा है पढ़ना, उन्हें सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं ऑनलाइन में, उन्हें गुणवत्ता ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के टीचर और टीचिंग मेथड से उन्हें पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन में, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को पहचानना है, तो ये सेकंड स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप। तो अब हमें समस्या मिल गई है साथियों और समस्या का स्वरूप पता चल गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जब हम शोध पद्धति को अप्लाई करेंगे तो उस पद्धति को अप्लाई करने से पहले उस शोध का उद्देश्य पता होना चाहिए हमें। ठीक है, उस समस्या का समाधान कैसे करना है, परिकल्पना कैसे लानी है, नए सिद्धांत कैसे विकसित करने हैं, ये पहले से ही ऑब्जेक्टिव हमको डिसाइड कर लेना है। ऐसा ना हो कि हम समस्या हल करने के लिए उतर जाएं और उसका ऑब्जेक्टिव ही भूल जाएं या हमको पता ही ना हो कि आखिर हम इस समस्या को हल क्यों कर रहे हैं। तो ये हमको पता करना पहले ही ज़रूरी हो जाएगा कि जैसे हम एग्जाम्पल क्या लिए हुए हैं यहाँ पर, ऑनलाइन शिक्षा वाला। तो ऑनलाइन शिक्षा को जिस भी सोच से हम क्या करने वाले हैं, उस समस्या का समाधान करने वाले हैं, तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए क्या ये ज़रूरी भी है। ठीक है, तो पहले से उसके ऑब्जेक्टिव हमको डिसाइड करके रखने हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। शोध के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं, लिखा हुआ है ना। देखिए पहला क्या है, समस्या का समाधान करना है। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या करना है शोध में, समस्या का समाधान करना है। दूसरा, परिकल्पना की का परीक्षण करना है। जो भी हाइपोथेसिस बैठी हुई है लोगों के दिमाग में, जो वो लोग सोच रहे हैं ना ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा के लिए, उसका परीक्षण करना है, कितने प्लस पॉइंट है, कितने माइनस पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नए सिद्धांत विकसित करना है। फिर उसके बाद हमको नए सिद्धांत अप्लाई करना है, उन सबको बताना है, देखना है कि क्या वो लोग इस नए सिद्धांत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा उदाहरण। ठीक है, उदाहरण तो देख ही रहे हैं आप सभी लोग। उदाहरण में क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षा के बीच तुलना करना। देखिए मैंने बोला था दोनों को तुलना करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और उसके बाद देखेंगे कि दोनों शिक्षा पद्धति में से कौन सी शिक्षा पद्धति बेहतर है। और ये जब दोनों की तुलना कर लेंगे तभी हम इन सभी समस्या को सभी को अप्लाई करके समझ पाएंगे कि कौन सी बेहतर है पॉलिसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परिकल्पना का निर्माण। हाइपोथेसिस का हमको निर्माण करना है। अब हाइपोथेसिस क्या होती है आप सभी को पता ही होगा। परिकल्पना क्या है, एक अनुमान है, पूर्वानुमान जो पहले लोग दिमाग में लगा के बैठे हुए हैं। फिर क्या है, जिसे परीक्षण के द्वारा सत्यापित किया जाता है। तो जो लोग सत्यापित करके बैठे हुए हैं तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक नई परिकल्पना उनके सामने रखेंगे कि वो अब इस पहलू से भी इस समस्या को देखें। शिक्षा को अब लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन जो देख रहे थे वो हमारे नज़रिए से भी देख करके देखें, हो सकता है उन्हें बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो फिर क्या लिखा हुआ है, यह बताती है कि समस्या का संभावित समाधान क्या हो सकता है। अब देखिए जैसे ही हाइपोथेसिस हम उसे नई सोच बताएंगे लोगों को, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि अच्छा इसका एक ये भी पहलू था जो हम नहीं जान रहे थे। एक्सेप्ट करने वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, जिनको नहीं मानना होगा, जो रूढ़िवादिता से घिरे होंगे वो नहीं करेंगे। लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें केवल बताना है, हमारा काम इतना ही है।
फिर क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करती है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित कर रहा है। तो हमको ये बताना है उनको कि जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा जो ले रहे थे उनके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं लोगों पर। तो एक प्रभाव यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, बहुत सारे प्रभाव होते हैं ना, ठीक है, लेकिन एक प्रभाव हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शैक्षिक उपलब्धियों में लोगों के क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ रहा है। मतलब कि लोग अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करते थे जब वो ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा में जाते थे, लेकिन वो अब मेंटली भी वीक हो रहे हैं और फिजिकली भी वीक हो रहे हैं घर में बैठ कर के ऑनलाइन शिक्षा के तहत। ठीक है ना, इसके जितने भी प्लस पॉइंट हो सकते हैं उतने माइनस पॉइंट भी हो सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शोध योजना का निर्माण करना। कैसे करेंगे निर्माण, बस वही सिंपल तरीके से। क्या लिखा हुआ है, शोध को रूपरेखा से तैयार करना है। जब शोध करने जाएंगे तो हमें ये पता चल चुका है कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम अपनी शोध की प्रोसेस में उस प्रॉब्लम के अनुसार एक रूपरेखा तैयार करेंगे। अब ये रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे नीचे पता चल जाएगा आप लोग को। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें यह तय किया जाता है कि डेटा कैसे एकत्र किया जाएगा और कौन कौन सी तकनीकें उपयोग में लाई जाएंगी। ठीक है, गुणात्मक, मात्रात्मक, परीक्षणात्मक, वर्णनात्मक, संक्षिप्तात्मक, कौन सी प्रक्रिया यूज़ की जाएगी, क्योंकि जब हम उस समस्या को देखेंगे तो उसके अनुसार ये तय कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, डेटा का कलेक्शन करना है और उसके बेसिस पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। तो शोध डिजाइन के प्रकार कैसे हो सकते हैं, जैसे लिखा है मैंने जो बोला है वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक और ऐतिहासिक। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, डेटा संग्रह। डाटा का कलेक्शन करना है, जो भी डाटा निकल करके आया है ना उसका क्या करना है, आपको सिंपली तरीके से कलेक्शन करके रखना है और कुछ नहीं करना है। इसमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको उसको सुरक्षित करके रखना है। अब जितने भी स्टेप्स हो सकते हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको फॉलो कर लेना है बस। तो देखिए नीचे लिखे हुए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी स्रोत में सर्वेक्षण के द्वारा डेटा कलेक्शन, साक्षात्कार के द्वारा डेटा कलेक्शन और परीक्षण के द्वारा मतलब कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा डेटा कलेक्शन करेंगे। द्वितीय के स्रोत में क्या होगा, पुस्तकें। ठीक है, जो भी पुस्तकें होंगी उनसे डेटा का कलेक्शन करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, लेख लिखेंगे या फिर जो भी लेख क्या हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं और जो अखबार में निकाले जा रहे हैं उनसे डेटा कलेक्शन करेंगे और फिर जो रिपोर्ट आएगी उसका भी परीक्षण कर लेंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया ना, इजी है, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डाटा का विश्लेषण। अब जो भी डाटा हमारे पास आया है उसका एनालिसिस करना है, सर्वेक्षण से, परीक्षण से और उसके साथ साथ लेख से, बुक्स से जो भी डेटा आया है उसका एनालिसिस करना है सिंपली तरीके से, और कुछ नहीं। क्या लिखा हुआ है, एकत्रित डेटा का सांख्यिकी और तार्किक तरीके से विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकी मतलब गणितीय रूप से, ठीक है, नंबर्स में कितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कितने ऑफलाइन, नंबर्स में ऐसे हो जाएगा। तार्किक तरीके से सोच करके देखना है कि लोग जो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्यों जाना है, उनके तर्क को हमको क्या करना है, तोड़ करके सोचना है कि आखिर वो ऐसा सोच क्यों रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात आई तो आई कैसे और कहाँ से आई, किसके द्वारा लाई गई है। तो तर्क पर उसको उतारना है, ठीक है, कि क्या सत्य है क्या असत्य है, उसका विश्लेषण कर लेना है। नेक्स्ट है, इसके लिए विभिन्न सांख्यिकी तकनीकों का यूज़ करना है और सॉफ्टवेयर का उपयोग भी कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल के जैसे MS एक्सेल का यूज़ करना है तो ये सांख्यिकी हो जाएगा और सॉफ्टवेयर हो जाएगा, है ना। और SPSS, ये सभी जो सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोग्राम्स हैं ना, वो इस डेटा का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। जैसे किसी को कोई रिजल्ट बनाना हुआ या फिर किसी सर्वे का, जैसे कोई NGO है उसको अपने सर्वे का डेटा बनाना है तो वहाँ कहाँ पर काम करेगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड में ही करेगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो लास्ट में क्या निकल के आता है, निष्कर्ष और सिफारिशें, रिकमेंडेशंस क्या हैं उसकी। ठीक है, सिफारिशें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जो शोधकर्ता होगा ना वो सिफारिशें करेगा, ध्यान रखिएगा, और निष्कर्ष भी वही निकाल करके लाएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डेटा विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जो भी डेटा का विश्लेषण हमारे सामने आया है उसका परीक्षण करके उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर कौन सी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है लोगों के लिए, और लोगों को बताना भी है ये। ठीक है, ये बताना ही उनका सिफारिश से हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और परिकल्पना के सत्यापन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस और समाधान मतलब सॉल्व। तो
तो जो समस्या आई थी शुरू में हमारे पास, उसका समाधान हो गया है, तब वो निष्कर्ष में आएगा। दूसरा, परिकल्पना, हमने नई हाइपोथेसिस विकसित करके लोगों के पास तक पहुंचा दी है, उनको ये संदेश दे दिया है कि आप इस पहलू से भी सोचिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्यों अच्छी है और क्यों बुरी है। ठीक है, वो हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकती है, आप जो सोच सकते हैं वही हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं किसी एक विशेष का बता नहीं सकता हूँ, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। इसलिए तो इसमें सिफारिशें क्या लिखी हुई है कि शोध के निष्कर्षों के आधार पर सुझाव दे देते हैं। मैंने बोला ना कि उनको सलाह देनी है, सुझाव देना है, यही हमारा क्या सिफारिशें हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, शोध रिपोर्ट तैयार करना। लास्ट में जब हमारा निष्कर्ष आ गया है तो अब हमको क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है, क्योंकि उस रिपोर्ट को सबमिट भी तो करना होगा ना, जिस प्रोजेक्ट के तहत हम कार्य कर रहे होंगे, तो रिपोर्ट तैयार करनी है उसके लिए। शोध के सभी चरणों परिणामों को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैंने बताया ना कि एक लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट को एक स्टेट हो या फिर उस स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हों, उन सब की एक एक लिस्ट तैयार करके एक पूरी फाइल तैयार की जाएगी और उस फाइल को प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे जो रिसर्चर्स होंगे उनके द्वारा तैयार की गई फाइल्स कहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी, उनके ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, उनके संस्थानों में, उनके इंस्टीट्यूट्स में, उनके कॉलेजों में। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट स्पष्ट, संक्षिप्त और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। जो भी इस रिपोर्ट हमारे सामने आएगी ना, वो संक्षिप्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 200 पेज की आपने एक PhD करके रख दी हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे शोध आपको डेली करने पड़ेंगे, तो हमको उसको संक्षिप्त करना पड़ेगा, थोड़े शब्दों में समेटना पड़ेगा। फिर क्या है, सुव्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध से लगा होना चाहिए कि आपने उसको स्टेप बाय स्टेप रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए क्रमबद्धता के कई स्तर हो सकते हैं। आप उसको ज़िले के वाइज रख सकते हैं कि ज़िले के में कितने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, फिर उनके बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में उनको रिपोर्ट को लगा सकते हैं। या फिर यदि एक ही पेज की रिपोर्ट है तो वहाँ पर आप जो भी संख्या सबसे ज़्यादा होगी सबसे कम होगी, उसके बढ़ते या घटते क्रम में लगा सकते हैं। तो ये होता है सुव्यवस्थित तरीके से, या फिर उसको आप अल्फ़ाबेट के अनुसार सेट कर सकते हैं, ये होता है सुव्यवस्थित तरीके से। ठीक है, चलिए आइए, रिपोर्ट के भाग क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, रिपोर्ट तैयार करना है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना बनानी है सबसे पहले, फिर उसके बाद मेथड, कौन सी मेथड से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो मेथड लिखनी है उसके अंदर, फिर जो भी परिणाम निकल के आया है उसको रखना है, फिर लास्ट में जो भी निष्कर्ष आया है उसको रख देना है, और यहाँ पर हमारा शोध के चरण क्या हो जाएंगे, समाप्त। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ये सभी टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं नेट JRF के लिए, और जो स्टेट के क्या होते हैं एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनके लिए भी, जैसे टेट का एग्ज़ाम हो गया ना, और जो हमारा सेट का एग्ज़ाम होता है, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप सभी लोग नोट्स बना के रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।